I hope it is audible. Yes, sir. Okay. Hello. Okay, good. So we will start with the test. Okay. So overhead costing we have already completed. I'll share the screen now. And these kinds of question you can expect in the exam also. Let's see. There are 5 departments in an organization, namely A, B, C, S1 and S2. ठीक है, A, B, C are production department and S1 and S2 being service department. Direct material amounted to rupees 10,000 for each department. ठीक है, what will be the amount of direct material chargeable to department A as per primary distribution? बोलो. डायरेक्ट मटेरियल है आपका 10,000. ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट? ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू प्रोडक्शन, है ना. इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ओवरहेड्स की बात करेंगे. ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बाइफरकेट करते हैं हम लोग. ठीक है, सो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हम लोग सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखते हैं. अगर आपको पूछा है कि ए में कितना जाएगा, तो ए क्या है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है. ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं जाने वाला. समझ में आया? सो इफ इट इज आस्क्ड दैट, हाँ, what will be the amount of direct material chargeable to department A प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट नहीं जाता है. तुमको जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा था, सबसे पहला स्टेप हम लोग यही करते थे. अगर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट होती थी तो हम लोग क्या करते थे, उसको सिर्फ सर्विस में लिखते थे. ठीक है, तो इसका आंसर नील होना चाहिए. और फिर वापस से क्वेश्चन पूछा है कि S1 में कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली S1 में 10,000 जाएगा. ठीक है, तो S1 में आपका 10,000 जाना चाहिए. सर्विस में जाएगा बट आपका प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो इंटर रिलेटेड है. यहाँ पे आप 0 देंगे क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है. यहाँ पे सर्विस के बारे में पूछा है, इसलिए आप उसको सर्विस में जितना जाता है. हर डिपार्टमेंट में 10,000 है, तो जो एरिया आपको पूछा है उसमें भी 10,000 ही जाएगा आपका. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, एनी डाउट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट नहीं जाने वाली. ठीक है, ओके. कैलकुलेट पावर एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको सम करते वक्त आपको बताया है ऑलरेडी. ठीक है, पावर यूज्ड पर आवर इज 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर 25 यूनिट्स. ठीक है, वो बोल रहा है पावर यूज्ड पर आवर 10 यूनिट्स आप यूज करेंगे. ठीक है, जबकि ₹10 है पर 25, तो आपको बताया ये पर 25 जो है ये आप डिवाइड करो पहले 10 से. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो मैं आपको करके बताता हूँ. एक्सेल यहाँ पर है. ओके, पहले आपको क्या चाहिए, पावर यूज्ड अमाउंट 4 पर यूनिट चाहिए. ठीक है, अमाउंट पर यूनिट चाहिए, जबकि आपको ₹10 पर 25 यूनिट्स दिया है, तो 10 डिवाइड बाय 25. ठीक है, ये हो गया आपका 0.4. अब इसको आप क्या करेंगे, 0.4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने यूनिट्स आपको चाहिए, 10 यूनिट्स के लिए चाहिए. ठीक है, तो दैट इज 4. ठीक है, 4 पर आर, ये क्वेश्चन करते वक्त हम लोग ने वहां पे भी किया है. ठीक है, सो ₹10 पर 25 यूनिट्स है. पर 25 यूनिट्स आपको नहीं चाहिए, पर यूनिट चाहिए. ठीक है, तो पर यूनिट के लिए आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा. पर यूनिट मालूम हो गया, तो 1 घंटे में कितना यूनिट यूज होता है, 10, तो 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ₹4 पर यूनिट आपका आंसर आना चाहिए.
ठीक है, आंसर की है क्या इसमें, नहीं है। सो आंसर की में ये आंसर डाल देते हैं। टेन डिवाइड बाय 4 अमाउंट पर 10 units, so it will be 0.4 multiply by 10। ठीक है, सो ये जो है आपका आंसर, मैं फीडबैक में डाल देता हूँ। ठीक है, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर, क्या आंसर था? डिपार्टमेंट will be charged with direct material rupees 10,000, है ना? ये सेव कर दिया। ये आंसर सेम है दोनों जगह पे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये दोनों। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will not be charged any amount। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, मैंने यहाँ पे डाल दिया। जब आप इसको आंसर करेंगे तो आपको इसके आंसर्स के साथ साथ इसका आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ मशीन इज रुपीज 18 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज 2 लाख, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स इज 50,000। ओके, खान सफा ने ऑलरेडी आंसर बता दिया, डेप्रीसिएशन के लिए इट इज 40 पर आवर। ठीक है, ओके, वी विल ऑल्सो कैलकुलेट। फॉर्मूला इज सिंपल फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट मीन्स 18 लाख प्लस इंस्टॉलेशन मीन्स 4 लाख माइनस स्क्रैप मीन्स 2 लाख डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स 50,000 है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, मैं यहां से ये फॉर्मूला ले लेता हूं। ठीक है, दैट इज 40 पर आवर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो मैं यहाँ पर आंसर की में डाल देता हूँ। सो वेन एवर यू रिफर दिस you will get the you will get how this is calculated। ठीक है, next, rent per month is rupees 2,000, the machine occupies 1/6 of the total factory area, what will be the amount of rent charge per hour for the machine if machine runs for 2,000 per annum। है ना, तो ये तो 2,000 ये डिवाइड करने के लिए आवर्स दिए हुए हैं। रेंट पर मंथ इज 2,000, है ना, रेंट पर मंथ इज 2,000। पहली बात तो ये पर मंथ दिया है ना, तो रेंट पर एनम मालूम करना पड़ेगा। रेंट पर एनम मतलब एक साल का रेंट कितना होगा, तो सिंपल सा है 2,000
multiply by 12, which is equal to 24,000. वेरी गुड, ठीक है, आंसर दिया है बच्चों ने, वेरी गुड। रेंट पर एनम हो गया आपका। नाउ हम लोग को मशीन के लिए चाहिए, तो मशीन का एरिया सिर्फ 1/6 है, तो वी विल कैलकुलेट रेंट फॉर मशीन। सिंपल, 24,000 का 1/6 मतलब डिवाइड बाय 6, 4,000। वेरी गुड अलीमुन। तनलक्ष्मी, देन ऊपर तनलक्ष्मी है, नाजमीन। ओके, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, है ना? सफा ने भी कैलकुलेट कर लिया है, वेरी गुड। सो 24,000 डिवाइड बाय 6 इज 4,000, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए? रेंट पर आवर पूछा है, पर एनम नहीं पूछा है ना, पर आवर पूछा है। तो पर आवर के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,000 डिवाइड बाय आवर्स जो है आपके 2,000 है ना? तो 4,000 डिवाइड बाय 2,000, दैट इज 2। ओके, ये आंसर की मैं यहाँ पर फीड कर देता हूँ फीडबैक में, सो यू विल गेट हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बट फोरमैन सैलरी पर एनम दिया है, तो आपको पर एनम कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है। द फोरमैन डिवोट्स 1/10 ऑफ इट्स टाइम फॉर द मशीन, what will be the salary of foreman charge to machinery per annum? पर annum basis पे foreman की सैलरी। वेरी गुड, आप सब लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। सफा, नाजमीन, अलीमुन, लक्ष्मी, साइमन, ठीक है, ये आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। 5 लाख डिवाइड बाय 10 करना था सिर्फ, ठीक है। इसका आंसर मैं यहीं पर फीड कर देता हूँ, सिंपल है इसीलिए। 5 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 50,000, तो सेव कर दिया, वेरी गुड, डन। बाकी सब ठीक है। ओके, अभी ये ज्यादातर आपके थ्योरी क्वेश्चन है। रिक्रिएशन ऑफ स्टाफ, मतलब आपके स्टाफ के लिए आपने रिक्रिएशन एक्टिविटी रखा है, मे बी रिफ्रेशमेंट टाइप, कुछ ऐसा बोल सकते हो आप, एंटरटेनमेंट टाइप, रिफ्रेशमेंट टाइप, या फिर एक्सरसाइज वगैरह बोल सकते हो आप। रिक्रिएशन ऑफ स्टाफ कैन बी बेस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मुझे 2 आंसर आए हैं, नाजमीन का और खान सफा का, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यस मुस्कान, यू आर ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कैन बी बेस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, रफत ने करेक्ट आंसर दिया है, खान सफा ने भी करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस स्टॉक का है, सो नाजमीन करेक्ट है आपका, आयशा करेक्ट है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आई एम नॉट फीडिंग एनी आंसर की फॉर दिस, जहाँ पे कैलकुलेशन था वहां पे मैंने फीड कर दिया है। ओके, रेंट कैन बी बेस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। रेंट के लिए एलोकेट करने का सबसे अच्छा बेसिस क्या है? वेरी गुड नाजमीन, खान सफा, राबिया, वेरी गुड, इट इज फ्लोर स्पेस। आयशा, मुस्कान, अलीमुन, ठीक है, यस, इट इज बेस्ड ऑन फ्लोर स्पेस। इकरा, करेक्ट। नाउ डायरेक्ट वेजेस, very good. Direct wages, direct material and direct expenses cannot be allocated to dash, yes, production department। अभी ऊपर इसका हम लोगों ने आंसर किया था,
ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एलोकेट नहीं करते। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन, करेक्ट है सफा, नाजमीन, इकरा, मुस्कान, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट इज employee state insurance is allocated on the basis of ESI। ये क्या हुआ? ESI का मतलब क्या होता है? यस, अलीमुन का आंसर करेक्ट है। वैसे जिसने जो कंफ्यूज हुआ है एम्प्लॉय के साथ में, वो भी कुछ ज्यादा रॉन्ग नहीं है, लेकिन ESI जो है इट्स अ पार्ट ऑफ वेजेस। आपने सुना होगा PF जो है वो डिडक्ट होता है आपके वेजेस से। ठीक है, वैसे ही आपका ESI भी जो है आपके वेजेस से कटता है, मतलब वहां से डिडक्ट होता है। ठीक है, ESI जो होता है आपका मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है आपका डिडक्शन होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट एलोकेशन जो है वो डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस इसका बेस्ट एलोकेशन है, ये आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे नहीं जाती है। एक आपका ESI है, दूसरा परक्यूजिट है। ESI है और दूसरा परक्यूजिट है, वो भले एम्प्लॉय से रिलेटेड है, लेकिन आप उसको वेजेस पे पहले प्रेफरेंस देंगे। वेजेस मिसिंग है तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे ले सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन जो होता है, इसका जो परसेंटेज कैलकुलेशन जो होता है ESI का, वो वेजेस पे होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वेजेस, तो याद रखेंगे आप लोग। ESI आपका किस पे जाएगा? वेजेस पे जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे नहीं जाएगा। बहुत क्लोज डिफरेंस है, आप समझ लो। ESI, परक्यूजिट, ठीक है, PF, ये सारे बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट होते हैं वेजेस के ऊपर। ठीक है, बस बाकी सारी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे जाती है। ओके, ओवरहेड मींस व्हाट? ओवरहेड का मतलब क्या होता है? वेरी बैड, डायरेक्ट लिखा है कितने लोगों ने? अच्छा, टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वेरी बैड, ये भी रॉन्ग है। डायरेक्ट मटेरियल रॉन्ग है, डायरेक्ट मटेरियल रॉन्ग है, टोटल ऑफ डायरेक्ट रॉन्ग है। ओवरहेड का मतलब तो पहली बात तो डायरेक्ट होता ही नहीं, डायरेक्ट ओवरहेड में मटेरियल, वी आर डायरेक्ट लर्निंग लेबर, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा हम लोग को क्यों ये रेंट है, रेंट फॉर एग्जांपल, रेंट क्या है? इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जिसको ओवरहेड बोलते हैं हम लोग, इसको जरूरत होती है कि आप क्या करो, उसके प्रोपोर्शन में उसको मालूम करो कि मशीन के लिए कितना रेंट होगा। ठीक है, सुपरवाइजर कितना डिवोट करेगा मशीन के लिए। आप एक बात बताओ, अगर एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पता होता है ना कि कितना हो रहा है फॉर अ मशीन, फॉर अ प्रोडक्ट कितना हो रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता होता है, उसको एलोकेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ओवरहेड क्योंकि इनडायरेक्ट होता है, ओवरहेड को क्या जरूरत होती है आपके लिए? एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, ये सब की जरूरत होती है। ठीक है, पूरी फैक्ट्री का रेंट दिया है, मतलब वो इनडायरेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन बट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन नहीं है ना? सो कुछ पोर्शन जो उसका आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको वहां पे एलोकेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, इंटरनल ट्रांसपोर्ट है आपका, मतलब फैक्ट्री के अंदर, तो इसका आंसर क्या था? इनडायरेक्ट था। ठीक है, ओ ओ, तो आंसर यहां पर रॉन्ग लिखा है। ठीक है, आंसर की में रॉन्ग था। ठीक है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर की रॉन्ग था, बस और कुछ नहीं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अब इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मतलब आप यहाँ से वहां अपने फैक्ट्री में ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वेट आपके लिए मैटर करता है, उसका वॉल्यूम मैटर करता है, उसकी वैल्यू कितनी है वो मैटर करेगा आपके लिए। ठीक है, बट डेप्रीसिएशन का क्या लेने देना प्लांट का, है ना? तो डेप्रीसिएशन हैज नथिंग टू डू विथ इंटरनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वेरी गुड, चलो ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से कौन सा एक्सपेंसेस नहीं जाएगा? ऑब्वियसली सुपरविजन, सुपरविजन आपका एम्प्लॉय के हिसाब से जाता है। रेंट जा सकता है, यस, रेट्स एंड टैक्सेस जा सकते हैं, लाइटिंग जा सकता है, बट सुपरविजन नहीं जा सकता, सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉय से जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ कॉस्ट? ठीक है, ये डिफिकल्ट था। एलोकेशन डील्स विथ होल आइटम,
then cost can be directly allocated. Overhead cannot be allocated to product because it is not easily identifiable. It deals with only proportion of item. ठीक है, तो यहाँ पर एक बाकी के तीन स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट ही है. एलोकेशन डील्स विथ होल आइटम. ठीक है, पूरे आइटम के साथ में एलोकेशन होता है. कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड, मतलब जैसा अपॉर्शनमेंट में नहीं होता. अपॉर्शनमेंट में क्या होता है, आपको परसेंटेज वगैरह यूज करना पड़ता है. एलोकेट करने के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं. ओवरहेड कैन नॉट बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट बिकॉज इट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल. आप ओवरहेड जो है वो कोई भी ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है. लेकिन अगर आप बोलेंगे इट डील्स विद ओनली प्रोपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट, तो ये फॉल्स है इसके लिए. ठीक है, तो ये पूरा जो आइटम होता है उसके साथ में डील करता है, प्रोपोर्शन के साथ में डील नहीं करता है. तो ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन और अपोर्शनमेंट दिया होगा आपको, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी इसका भी आ जाएगा आपको. ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन, और अगर मैंने कहीं पे नोट्स दिया है आपको तो वहां पे आप चेक करो, नहीं है तो मुझसे पूछना, मैं आपको इसका डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन और अपोर्शनमेंट दूंगा. ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर लें आप. Which of the following is example of indirect material? बोलो, इनडायरेक्ट मटेरियल का कौन सा एग्जाम्पल है? अरे वेरी गुड. पहली बात तो मटेरियल है तो आपका फ्यूल आ गया. ठीक है, जिसने ही फ्यूल मार्क किया है सब करेक्ट है. ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल पूछा है तो फ्यूल आएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस? तो इनडायरेक्ट वेजेस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है? आ गए आंसर मुझे यहाँ पे. हीटिंग नहीं है. ओके, वेजेस हीटिंग का कुछ पार्ट नहीं है. बोनस इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस ना. बोनस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस, बट हीटिंग ऑफ फैक्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस. ठीक है, तो अच्छे से रीड करो, अच्छे से उसको आंसर करो तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फोन बज रहा है क्या? ओके, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है? ठीक है, नॉट द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैरेज इनवर्ड, है ना. कैरेज इनवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट है. ठीक है, कैरेज इनवर्ड जो होता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होता है ना. तो कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट? उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर, ठीक है, पावर, लेकिन लाइटिंग से रिलेटेड नहीं है तो लाइटिंग आएगा. ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था. देर आर, मतलब सिंपल नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. देर आर 365 डेज इन अ ईयर. हाँ, 2440 जिसने किया उसका करेक्ट आंसर है. देर आर 365 डेज इन अ ईयर. मशीन वर्क्स ओनली ऑन वर्किंग डेज. तो सिर्फ वर्किंग डेज पे मशीन काम करती है. ठीक है, और वर्किंग डे कितना है वही कैलकुलेट आपको करना है ना. तो वर्किंग डे कितना होगा? 365 में से 52 तो संडे है, वो निकाल दो आप. 8 पब्लिक हॉलीडेज है, वो भी निकाल दो. तो 365 में से इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ. वर्किंग डेज सबसे पहले मालूम करना है. वर्किंग डेज मतलब 365 माइनस 52 माइनस 8. ठीक है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू Sir, 305. 360. Okay, very good. 305 is the correct answer. And now working hours. 305 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आवर्स वो काम करता है एक दिन में. तो 8 आवर्स अ डे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो. इंटू 8. ठीक है, आ गया आपका आंसर. इसको मैं आंसर की में डाल देता हूँ तो आपको आंसर भी दिखेगा इसका. ठीक है, okay, any doubt, any question, any concern?
71 लोगों ने इसको आंसर किया है. आई विल गिव यू द अटेंडेंस लिंक ऑल्सो. और इट इज बीन नोटिस्ड कि आप लेक्चर नहीं बैठ रहे हो और फिर भी आप अटेंडेंस दे रहे हो. वेरी बैड. या आप अपने फ्रेंड्स का प्रॉक्सी मार्क कर रहे हो. दोनों ही गलत है. एनीवेज आप अटेंडेंस लेके कुछ करेंगे तो नहीं. ठीक है. लेकिन फिर भी यू आर डूइंग रॉन्ग. और अगर मैंने पकड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. सो दिस इज इट. मैं ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग भी. अटेंडेंस लिंक आपको भेज दिया है तो आई विल वेट